एटॉमिक नेचर पर। तो अगर बात करेंगे तो लिखिएगा मॉडल बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर, दिस मॉडल बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर, यानी हम पार्टिकल नेचर की तरीके इसे ले रहे हैं सर। दूसरा है सर, ये मॉडल अप्लीकेबल है केवल कहां पर, जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। मॉडल क्या है वो बात की बात है, पहले ये पता हो कि कहां पर अप्लीकेबल है कहां पर नहीं है। तो लिखिएगा अप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब पढ़ा चुके हैं, हाइड्रोजन होगा, He+ होगा, बोलो भैया, Li+2 होगा, बेरिलियम ले लो +3 होगा, एक्सेट्रा। मतलब कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम बाकी इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं। इस मॉडल में अगर हम बात करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स जो काम कर रहा है सर, यानी इलेक्ट्रॉन जो है, ये हमारा एटम है सर, और ये इसका सेंटर है, मतलब यहां पर इसका न्यूक्लियस है सर। इस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात अगर हम करें तो समझिएगा सर कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बोहर ने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलरली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सर्कुलरली अगर रिवॉल्व कर रहा है तो जिसमें रिवॉल्व करता है उसको इसने नाम दिया था ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं। क्या नाम है सर, ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और जिन चीजों में रिवॉल्व करता है, जिस जगह पर रिवॉल्व करता है, उस जगह का नाम क्या है, ऑर्बिट। बना लीजिए डायग्राम। ये आपका न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस लिख लेना। अब इस इलेक्ट्रॉन पर क्या क्या लग रहा होगा इसकी बात कर लेते हैं। पहला है सर कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो बेटा, क्या लग रहा होगा, कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ये जो कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये है क्या, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R²। पहला फोर्स है, ध्यान रखना है आपको, वहां हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी लिखा था के Q1 Q2 अपॉन R, यहां हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो या कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो, कर लीजिए सर। दूसरा सर, इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा। अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व हो रही है तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसकी वैल्यू आपने फिजिक्स में पढ़ रखी होगी, mv² अपॉन r। अब एक बात मुझे बताइए, दो प्रकार का फोर्स लगता है, एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा लगता है सेंट्रीपिटल। यहां ये बताइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से कहां है, कौन सा वाला है, न्यूक्लियस की तरफ वाला या न्यूक्लियस के बाहर वाला।
बना लो, लिख लो पहले, सोच समझ के बताना। अच्छा एक बात ये बताओ, कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई तो बैलेंस कर रहा होगा ये फोर्स, बोलो बे। अगर मैं ये कहूं कि ये वाला जो फोर्स है, जो ये लग रहा है न्यूक्लियस की तरफ, ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा? कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोलो भैया। तो इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा? बाहर। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। क्लियर है मामला? तभी तो बैलेंस रहेगा दोस्त। अच्छा जब यहाँ पे ये रिवॉल्व हो रहा है तो एक इसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा यहाँ पर। तो तीसरा जो पॉइंट है, मतलब मैं जिनको यूज करूंगा मैं उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पर। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा सर? mv/r, जहां m मास है, v उसकी वेलोसिटी है, r जो है वो रेडियस है। तो अगर कोई मुझसे कहेगा कि r क्या है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं? r सर। इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना? तो तीन प्रकार के फोर्स हैं जो बार बार यूज होंगे यहाँ पे। इक्वेशन इसलिए लिखा दे रहे हैं कि इसमें एक एक करके चीजें आएंगी, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। अब बोहर्स ने कई चीजें बोली हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। चलें हटाएं, लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 पहले लिखा दे रहे हैं, फिर आप हमें समझाइएगा। लिखिएगा, एटम हैज अ न्यूक्लियस। पहली बात बोली कि एटम के पास क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एटम के पास न्यूक्लियस होता है, एटम के पास न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा सर? सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पहला पोस्टुलेट है ये, ठीक बात। इसी में नीचे लिखना, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ये हमारा एटम है और ये हमारा न्यूक्लियस है। The size of nucleus is very small and present at the center of atom. And present at the center of atom. यानी कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर पर पाया जाता है। ठीक है सर। इनके नाम एनसीईआरटी में पोस्टुलेट करके लिखे हुए हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, क्या क्या बात उसने कही है। पहला पॉइंट समझ में आया कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सारे रहते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के कहाँ पाया जाता है? सेंटर पे पाया जाता है। क्लियर है? रदरफोर्ड तो ये कह के चले गए थे, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में तो बता दिया था लेकिन उसकी पोजीशन नहीं बताई, और उन्होंने बोला कि काफी भाग खाली होता है, तो उसने एग्जैक्टली एक रूप रखा है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 है सर, इलेक्ट्रॉन अब जहां रिवॉल्व कर रहा है उसकी बात करेंगे। ये हमारा एटम है सर। डायग्राम बना के इसलिए लिख रहे हैं कि जल्दी भी होगा और आसानी से पता चलेगा। अब यहां पर बोला गया कि ये तो हमारा न्यूक्लियस है सर, और बाहर हमारा इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे बंधा हुआ। तो बोला गया इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स पर क्या करते हैं, जहां भी रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कैसा पाथ होगा सर? एक सर्कुलर पाथ पर वो क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। यार ऑर्बिट बोलने से पहले ये तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे रिवॉल्व कर रहा है। तो जो उसका सन वाला सिस्टम था, सोलर सिस्टम, उसी को इसने डिस्कार्ड नहीं किया, इसने कहा रिवॉल्व भी ऐसे ही कर रहा है, यानी सर्कुलर पाथ पर वो रिवॉल्व कर रहा है। तो लिखिएगा, द पाथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर।
a path of revolving electron is circular. और एक बात याद रखना सर, क्या अगर कोई मुझसे पूछेगा तो सीधा सा फंडा है, इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स, कूलाम्बिक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, और जस्ट रिपेल कौन कर रहा है इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बना लीजिएगा, मतलब ये जब भी बराबर करना होगा, बैलेंसिंग करनी होगी, हम इन्हीं दो फोर्सेस को लाएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व करता है वो कहां रिवॉल्व करता है, एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। नीचे लिखिएगा, द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। इसी में उसने बोला कि ये जो सर्कुलर पाथ है सर, इसी को क्या नाम दिया गया, ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जहां पर रिवॉल्व कर रहा है वो एक सर्कुलर पाथ है, और उस सर्कुलर पाथ को क्या बोला गया, ऑर्बिट। क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 सर, इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ पर यानी जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होता है, वो ऑर्बिट कैसे पता चलेंगे हमको, क्योंकि किसी भी एटम के बाहर कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं सर। तो उसने ये कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है वो केवल और केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ पर या उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा जिनका, बात की जाए, जिनका एंगुलर मोमेंटम, क्या टर्म बोला है, जिनका एंगुलर मोमेंटम, सुनना बड़े गौर से, जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल हो, बनाइए सर इसको। हमारा इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होगा, पाया जाएगा, जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यानी कि यहां पर h/2 का मतलब सीधा सा है सर, कि जो आप जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n इंटू h/2, जहां पर n जो है वो एक नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू है, n बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे mv/r से, nh/2, h/2 को कोने में रखना है। नीचे लिखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में पाया और रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में पाया और रिवॉल्व करेगा जिनका या जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम की फ्रैक्शनल वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। तो लिखिएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू
of angular momentum is not possible fractional value of angular momentum is not possible। एंगुलर मोमेंटम की फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है सर। जैसे सर अगर बात की जाए तो वो वैल्यू क्या होगी, h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, बात समझना, 4h अपॉन 2 पाई, बात समझ में आ रही है। कभी भी ये वैल्यू 0.5h अपॉन 2 पाई, 0.7h अपॉन 2 पाई, देखो भैया 0.5h अपॉन 2 पाई अंडर रूट 2 h अपॉन 2 पाई, इस प्रकार के एंगुलर मोमेंटम कभी मिलने वाले नहीं है सर। क्लियर है मामला? बना के काट दीजिए सर, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। एक एक करके पॉइंट लिख रहे हैं तो जिससे चीजें क्लियर रहेंगी, आपको पता रहेगा कि हाँ ये सब कहानी है। बुक्स में आगे पीछे दिया हुआ है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि वो फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 4 मैं ये बोलूंगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जिनमें रिवॉल्व हो रहा है उनको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिट बोल रहे हैं। उनको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिट बोल रहे हैं। और हमारा ऑर्बिट जो होता है वो स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी का मतलब है कि हर ऑर्बिट की एक अपनी क्या होगी? फिक्स एनर्जी होगी सर, जिससे वो पहचाना जाएगा। क्लियर है मामला? हर ऑर्बिट की अपनी क्या होती है? एक फिक्स एनर्जी होती है सर। अब अगर फिक्स एनर्जी है या बोला जाए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है सर? इन ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट किया गया कुछ इस प्रकार से है। अगर मैं कहूं तो ये n बराबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बात समझना। तो इनका नाम दिया गया K, L, M, N। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने खुद किया हुआ है, बना लीजिए सर। तो अगर ऐसा मामला है तो इनकी एक अपनी खुद की एनर्जी भी होगी। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? ई एन से करेंगे। अगर nth होगा तो कहां जाएगा? ई एन तक जाएगा सर। तो मैं रिप्रेजेंट अगर करूं तो मैं बोलूंगा इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है, इसकी E4 है, और चलते चलते nth एनर्जी लेवल भी आएगा सर, जिसका नाम तो नहीं पता है कि शेल को क्या बोलेंगे, लेकिन En है। और ये हमारा कैसा ऑर्बिट होगा? nth ऑर्बिट होगा। ये है पॉइंट नंबर 4। चलें सर, इसमें एक्चुअली में पॉइंट आपस में मिक्सअप है, तो मैं जानबूझ के उनको काट काट के पढ़ा रहा हूं, एक एक करके आपकी समझ में आना चाहिए। तो अब हर एक की एनर्जी फिक्स होगी। मन में एक विचार आ रहा होगा कि एनर्जी कितनी होती है, तो अभी के लिए फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। nth यानी किसी भी nth शेल की एनर्जी लेवल En बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है। लिख लीजिए सर, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, खूब काम आएगा आपके। -13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहां पर जेड क्या है सर, एटॉमिक नंबर है सर। जेड जो है, मैं एक एक लाइन लिख दे रहा हूं जिससे गलती नहीं होगी, और इस पर सवाल आता ही आता है पेपर में। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और सर एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, या इसी को बोलेंगे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है ना। उसने बोला फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, सेकेंड एनर्जी लेवल में है, निकल आएगा मामला। अच्छा, ये मैंने के एल एम एन क्यों लिखा है सर, मान लीजिए उसने बोला एम में, तो तुम्हें पता होना चाहिए एम का मतलब एन बराबर क्या होता है, 3 होता है, तो E3 के लिए निकाल रहे होगे एन बराबर 3 रखोगे। जेड का क्या मतलब है, अगर बोला हाइड्रोजन है, अच्छा डिफाइंड किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 रखेंगे, लेकिन सर अगर हीलियम है तो एटॉमिक नंबर 2 रखेंगे, अगर सॉरी अगर लिथियम है तो एटॉमिक नंबर 3 रखेंगे, अगर बेरिलियम आयन है तो एटॉमिक नंबर 4 रखेंगे। इलेक्ट्रॉन एक ही होगा लेकिन एटॉमिक नंबर हमको वही रखना पड़ेगा। क्लियर है मामला, इतनी बात बना लीजिए। अब पॉइंट नंबर 5, वापस से यही डायग्राम बना लीजिए। वापस से यही डायग्राम बना लीजिए। है ना, ऊपर वाला बनाने की जरूरत नहीं है, अब यही बनाना है केवल, है ना। ऊपर वाले की बेटा कोई जरूरत नहीं है, हो गया काम, बस केवल एक इंफॉर्मेशन थी। देख लिया, स्टेशनरी होता है, मतलब ऑर्बिट जो होता है मूवेबल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि n बराबर 2 वाला है तो थोड़ी देर बाद भाग जाएगा, वो वहीं रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन रहे या ना रहे वो फिक्स रहेगा सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन पाया जाना होगा तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं मिलने वाला है। अब इन्होंने कहा सर इलेक्ट्रॉन जो है जब भी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में भागता है, यानी कि जंप करता है, इससे लिखते हैं नजर ही नहीं आएगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है एक एनर्जी लेवल से अगर जंप मारता है दूसरे एनर्जी लेवल में, जंप करता है सर, या मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया है, बात समझिएगा, तो सीधा सा फंडा है, बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा तो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी का रेडिएशन होगा, बात समझिएगा। और एनर्जी को एब्जॉर्ब या एनर्जी का जो रेडिएशन है, यानी जो एनर्जी एमिट करेगा, वो करेगा फॉर्म ऑफ फोटोन, क्योंकि स्पेक्ट्रम दिखाएगा, तो क्या बोलेंगे, फॉर्म ऑफ फोटोन। तो लिखिएगा, डायग्राम बना लीजिए जंप का। इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। लिखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम one energy level to another, when electron jumps from one energy level to another energy level, absorption oblique emission of energy, absorption oblique emission of energy in form of photon take place, in form of photon take place। ठीक बात। अब एक बात बताइए, मैंने माना कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो N1 से N2 में गया है, कहां गया है सर, N1 से N2 में। तो ये केस यहां लिखते हैं कि हमने माना हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 से कहा गया है, N2 में। तो N1 से N2 गया। अभी मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं कि एब्जॉर्ब कर रहा है कि एमिट कर रहा है, वो तो पता चल ही जाना है सर। अब ये बताइए, अगर वो N1 से N2 में गया है तो एनर्जी में कुछ चेंज आया होगा, डेल्टा ई। तो वो डेल्टा ई अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर, बोलो भैया,
En1 लिखेंगे या En2 लिखेंगे? अब सुनना, जब कभी भी लिखा जाए, क्योंकि वो ज्यादा से कम में और कम से ज्यादा में किसी में भी जा सकता है, पहला कंफ्यूजन यही क्रिएट होगा आपका। क्लियर है मामला? भाई आपके सवाल जिन बच्चों ने लगाया भी होगा थोड़ा बहुत, उनको एक कंफ्यूजन रहता है कि यार कब वो N1 मान लेता है, कब वो N2 मान लेता है। उसकी कहानी यहीं फंसी है। आप डेल्टा E बराबर लिखेंगे एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। अब वो जो बताए वो कर लेना, लिख लो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। ये वाला ऑर्बिट थोड़ी देर के लिए गायब कर दिया जा रहा है, लिखने में जगह चाहिए इसलिए। एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। तो N1 से N2 गया है, तो फाइनल कहां पहुंचा? N2 में। इनिशियल क्या होगा? N1। और डेल्टा E क्या है? चेंज इन एनर्जी। तो जो कुछ भी निकलेगा वो फोटोन के टर्म में निकलेगा। ये किसके बराबर होगा? या तो एच न्यू के बराबर होगा, या इसी को लिखा जाएगा एच सी अपॉन लेमडा ई N2 माइनस ई N1। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी इक्वेशन बनती है सर। अब क्या लेमडा ये बता रहा है या न्यू ये बता रहा है सर कि एक बात तो तय है क्या, कि जितना ज्यादा यहां डिफरेंस आएगा उसी के हिसाब से हमको फोटोन की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और उसी के हिसाब से वेवलेंथ हमको दिखेगा कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है। अब जितना ज्यादा न्यू होगा लेमडा उतना कम होगा। इसी को स्पेक्ट्रम में जब पढ़ा जाएगा तो यही फॉर्मूला वहां भी काम किया जाता है। बना लेना है सर। और हम यहां पर N1 से N2 जा रहे हैं, इसलिए फाइनल N2 है और इनिशियल N1 है सर। ठीक है, पॉइंट नंबर एक। बल्कि पॉइंट क्या है, मतलब अगर बात की जाए तो इसी में एक चीज अब आपको याद रखनी है क्या, कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यही लिखा दे रहे हैं लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर मतलब अंदर वाले को क्या बोलेंगे? लोअर। आगे जाओगे तो क्या बोलेंगे? हायर। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जा रहा है, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा काम ये कर सकता है इलेक्ट्रॉन कि वो हायर एनर्जी लेवल से कहां जा रहा हो? लोअर एनर्जी लेवल। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। बोला गया जब वो लोअर से हायर जाता है तो इसका मतलब उसे एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब है क्या करेगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है मामला? हायर से लोअर जाएगा तो बोला जाता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो भी एनर्जी है उसको एमिट करता हुआ दिखेगा, जिसको रेडिएशन बोला गया। लिख लीजिए सर। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जा रहा है तो एमिट कर रहा है, लोअर से हायर आ रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जाहिर सी बात है यार कि लोअर से हायर जाने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, सारे पॉइंट लिखा रहे हैं, ये बार बार यूज होंगे, सवालों में आएगा, आपको ध्यान रखना है। एनर्जी वाला मामला अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, इसकी कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिक्स यूज होगा, इसकी बात अभी करेंगे। चलें सर, हटाएं। अगला पॉइंट नंबर 6, बोहर रेडियस या एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं। बोहर रेडियस। देखो भैया,
इन्होंने सब कुछ करके गए हमारे लिए। इन्होंने कहा ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में पाया जाएगा उसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? रेडियस। बोलो भैया। बोला गया ये जो बोहर रेडियस है इसका प्रूविंग आपके कोर्स में नहीं है, या प्रूविंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यू है सर आर बराबर 0.529। क्लियर बात। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसी का अगर मैं बात करूं तो मैं इसको 0.53 लिख दूंगा इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। असलियत में तो यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बना लीजिए सर, स्मॉल आर बराबर 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। और यहां पर जो हम रेडियस निकालते हैं वो हम किस में निकालते हैं बेटा? इन एंगस्ट्रॉम निकालते हैं। खत्म नहीं हुआ सर, इसमें वो है कैलकुलेट करके mvr nh अपॉन 2 पाई एक इक्वेशन बनाएंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बनाएंगे, फिजिक्स में बनवाई गई होगी, और वहां हम h के टर्म में उसको लिखते हैं। अभी उसकी बात करेंगे। एक बात मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर मैं तुमसे ये कहूं यहां पर कि ये हमें क्या बताता है, तो रेडियस का मतलब क्या है? ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स। बोलो भैया। तो किस किस प्रकार के रेडियस यानी ऑर्बिट आपको मिल सकते हैं एटम के अंदर? किस किस प्रकार का रेडियस या ऑर्बिट आपको मिल सकता है? बोलो। जो 0.53 मल्टीप्लाई बाई क्या है? एन स्क्वायर अपॉन जेड होगा सर। तो अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर अगर जेड को कांस्टेंट रख दूं तो एन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे एनर्जी लेवल, वैसे वैसे डिस्टेंस या रेडियाई बढ़ता चला जाएगा। बोलो भैया। और ये डिपेंड करता है दो प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा? अगर आपको बोला गया कि सेम एटम है, पहला केस क्या होगा? सेम एटम का, यानी एक ही चीज के अंदर हम देख रहे हैं। बनाइएगा केस नंबर 1, सेम एटम। अब एटम अगर सेम है सर, तो कहानी कुछ ये है, इसको बोला R1, इसको बोला R2। ये R2 है, ये R1। एटम सेम है सर। घड़ी की तरीके 3:20 दिखा दिए, 2:20 है। ठीक है। अब हमको एक बात ये बताओ, तुम इसके लिए अगर फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे जरा बताओ? 0.53 R1 बराबर 0.53। बोलो भैया। और अगर ये R1 है तो इसका मतलब ये पहला एनर्जी लेवल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? N1, और इसको क्या बोलेंगे? N2। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम इसके लिए लगाएंगे तो लिखेंगे 0.53 N1 स्क्वायर अपॉन Z, क्योंकि एटम का एटॉमिक नंबर रखेंगे। ऐसे ही सर R2 बराबर 0.53 N2 स्क्वायर अपॉन Z। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब अगर हमें इनका रेशियो चाहिए रेडियस का, तो हम यहां पर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। ये कब हम यूज करेंगे? Z पर डिपेंड कब नहीं करेगा? जब सेम एटम का मामला होगा। क्लियर है मामला? तो पेपर में जब हमारे पास सवाल आएगा तो हमें क्या ये बात जरूर देख लेनी है कि सेम एटम की बात कर रहा है कि डिफरेंट एटम की बात कर रहा है। अगर सेम एटम की बात कर रहा है तो एटॉमिक नंबर की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने एक अननोन एटम बोला है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? यानी रेडियस का रेशियो उनके एनर्जी लेवल के नंबर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है सर। क्लियर है मामला? ध्यान रखिएगा, बगल में लिखिएगा, फॉर सेम एटम
for same atom the Bohr radius ratio for same atom the Bohr radius ratio is equals to the square of the ratio of their energy level. Equals to the square of the ratio of their energy level number या ऑर्बिट नंबर, एक ही बात है, कोई ज्यादा अंतर उसमें नहीं है सर। इस पे 50 सवाल आएंगे। पॉइंट नंबर 2 है इसी में, फॉर डिफरेंट एटम, फॉर डिफरेंट एटम। अगर एटम डिफरेंट है सर तब क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, जहां ये निकाल रहे हैं ये कोई N1 है और रेडियस क्या है R1। ऐसे ही साहब ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और कोई इसका हमने ऑर्बिट नंबर लिया N2, इसके लिए निकाल रहे हैं। लेकिन अगर एटम डिफरेंट हो गया है तो इसका एटॉमिक नंबर Z1 है और इसका Z2 है, मामला गड़बड़ा गया है, एटॉमिक नंबर भी आ गया सर। अब अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? R1 बराबर 0.53, बोलो भैया, N1 स्क्वायर अपॉन Z1। R2 बराबर 0.53 N2 स्क्वायर अपॉन Z2। होगा या नहीं होगा सर? अब सर अगर हम इसमें बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर आप R2 अपॉन R1 लेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि पहले की तरीके N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर तो है, लेकिन साथ में सर Z1 अपॉन Z2 भी आपको मिलेगा। यानी अब एटॉमिक नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है सर। चलें सर, तो ये आपके सातवां पॉइंट था। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। अब वही जो एनर्जी खेल रहे थे उसकी बात करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारे एनर्जी लेवल, जिसको मैं बोल रहा हूं E1, E2, E3 और E4। ठीक बात। एनर्जी का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं फॉर हाइड्रोजन एटम। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाइड्रोजन एटम की। आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए, तो अगर हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो Z बराबर क्या ले लेंगे? 1। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है सर। कोने में जरा कैलकुलेट कर लीजिए, अगर En है तो -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर है। बोलो बोलो भाई, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर है, इसमें कोई समस्या नहीं। हाइड्रोजन है तो Z बराबर क्या रख देंगे? 1। तो यार इसके लिए En होगा -13.6 इंटू 1 अपॉन N स्क्वायर, यही होगा पहला एनर्जी लेवल। यानी E1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी होगी सर? -3.4 आता है ना? इतने समझदार हो। n बराबर वो -13.6 आएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो -13.6 आएगा। E2 बराबर सर -13.6 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो -3.4 आएगा।
है ना। और ये जो वैल्यू आती है ये क्या आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आती है, यही होती है सर। ये एनर्जी हमको क्या बताती है सर, -13.6, -3.6 एंड सो ऑन, वैल्यू नहीं निकाल रहे, मैथ में नहीं जा रहे, ये हमें क्या बता रहा है बताओ। ये तो कोई भी बता देगा। और सही है, थोड़ा दिमाग से बताओ, अगर मान लो मैं इसके बात करता कि इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, तो ये एनर्जी क्या बता रही है कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। वो क्या बताता है, उस ऑर्बिट का एनर्जी बताता है। अब अगर आपको कभी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना है, जिसको बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या हमें ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्लियर है मामला, इसको बना लीजिए, इसको लिखवाते हैं। यार किसी ने कहा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो क्या इसका मतलब उस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लेंगे हम जिसमें वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ऑर्बिट की एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, साइन अपोजिट कर दो, यानी उतनी एनर्जी अगर आप उसे प्रोवाइड करेंगे तो वो उस एनर्जी लेवल को छोड़कर निकल जाएगा। क्लियर है मामला। और वैल्यूज याद रखना। एक और बात बताता है सर, क्या उन्होंने बोला था, वो mvr = NH/2 पाई और दुनिया भर की कहानी, उसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो -13.6 वाले एनर्जी लेवल में पाया जाएगा, उसके बाद -3.4 वाले में, और बीच में कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इन फॉलोइंग या इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी लेवल विल नॉट प्रेजेंट इन फॉलोइंग एटम, तो क्या हमें उस एटम का यही फॉर्मूला लेना पड़ेगा, -13.6 Z² / n²। और जहां पर अगर मैं बात करूंगा और वहां पर अगर हमको ये वैल्यू डालने पर वैल्यूज नहीं मिली, तो वो जितनी भी वैल्यूज इनके बीच की होंगी एनर्जी लेवल की होंगी तो है ही है, उनमें वो ऑर्बिट नजर नहीं आएगा। क्लियर है मामला। इसीलिए कहा गया एक ऑर्बिट फिक्स ऑर्बिट होता है, स्टेशनरी होता है कि उसकी एनर्जी फिक्स होती है, और इलेक्ट्रॉन भी उन्हीं में पाया जाएगा। क्लियर है मामला, तो ये ध्यान रखना है सर। अच्छा एक बात और है, किसी भी सेम एटम में जो एनर्जी लेवल है सर, यानी कि जो एनर्जी है वो क्या 1/n² का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। ये सब कहानियां हैं, पेपर में आ जाए तुम्हें पहली बार पता चले, इससे अच्छा तुम हमसे सुन लो। अरे बोलो ना यार, अरे जो कुछ भी आएगा वो -13.6 से मल्टीप्लाई होके तो आएगा। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन एक बात तो तय है ना कि 1/n² से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे और वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी वो 1/n² का मल्टीपल होगी या नहीं होगी सर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑब्लिक स्टेशनरी ऑर्बिट, हाँ ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ऑब्लिक स्टेशनरी ऑर्बिट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रॉन इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इतने मतलब जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। क्लियर है मामला। इलेक्ट्रॉन इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, पैराग्राफ चेंज करके, मींस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए लगने वाली आयनाइजेशन एनर्जी
मींस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए लगने वाली आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी, ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन को अगर आपको आयनाइज करना है सर, तो इतनी ही एनर्जी आपको उसको क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं निकलेगा। क्लियर है मामला? सवाल कर लेते हैं सर। एक क्वेश्चन लिखिएगा, अभी वो वाला चक्कर भी करेंगे। क्वेश्चन लिखना सर। यार एक तो मिक्सअप है मामला। यार तुम्हें ये बताओ, वो शीट नहीं मिली ना अभी तक। एक आदमी जाओ जरा, जल्दी जाओ ऑफिस में, शोभित सर से बोलो कि शीट दो। एक छोटा सवाल है, लिखिएगा। द पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का मतलब n बराबर 1 होता है सर, बोलो भाई। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0, इफ द, क्या करा चुके हैं क्या, रिपीट कर दें। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज, सेकेंड बोहर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी टोटल, लगाओ दिमाग बताओ। बुद्धि लगाओगे तो निकल आएगा सर, थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो निकल आएगा। एक हिंट है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है सर, लगाइए सर। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। करिए सॉल्व, शीट मिल जाएगी आपको, परेशान मत होइए, आप अपना काम करिए। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का मतलब n बराबर 1 है सर। पहला पॉइंट लिखिएगा, इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, फॉर्मूला है इसलिए पढ़ा रहे हैं, इस फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6, अरे बोलो ना यार, n बराबर 1 के लिए एनर्जी क्या है, -13.6 होगी या नहीं होगी सर। और ये एनर्जी किसका सम होगी सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, -13.6 है सर। पहले वाले में तो ये फिक्स हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक कहानी है सर, क्या बोलो, बराबर होती है, आधी होती है, बात वही है।
यानी अगर ये बताओ जैसे ये बोल रहे हैं तो क्या मैं इसको ये लिख दूं? क्यों? अरे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की दुगनी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, लिखो। अरे माइनस आइनस भूल जाओ अभी। हाँ, कह रहे माइनस डाल दो उसमें। या बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक तरीके से क्या है, जीरो दे रखी है, तो इसका मतलब वो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है उसको। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। और इस समय हमारे पास जो भी चीज है वो किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम इसको 2 टाइम्स टोटल एनर्जी बोल सकते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। इससे निकालो, अब देखो कुछ मामला बनता है क्या सेकेंड ऑर्बिट के लिए? वहां भी तो यही करोगे ना सर? टोटल एनर्जी वहां चेंज हो जाएगी। साइन अलग अलग रहेगा वो एक अलग बात है ना? वो तुम्हारे ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा है तो पॉजिटिव ही साइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे सुनना, ये सवाल खत्म हो गया। एक बात बताओ, E1 है -13.6, इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में 0 है, बात समझना, और होती 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है। तो एक बात ये बताइए कि अगर हम यहां पर निकालते तो क्या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में ही 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होती या नहीं होती? और ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम साइन हटा लें तो ये क्या हो जाएगा, 27.2। यानी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी रहती है या नहीं रहती है सर? अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जब हम सेकेंड बोहर ऑर्बिट में जाएंगे तो वहां पर जब हम एनर्जी निकालेंगे तो वो भी एनर्जी तो हम जब निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी ना। तो वो वैल्यू कितनी आने वाली है, E2 बराबर -3.4। होगा या नहीं होगा सर? तो यहां पर अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो क्या हम वही काम करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना है -3.4। वो वैल्यू तो फिक्स रहेगी ना, वो थोड़ी बदलती है। अबे पोटेंशियल एनर्जी ऑर्बिट के हिसाब से थोड़ी बदलती है सर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे नेट वैल्यू जो आ रही है तुम्हारी वो कितना आ रहा है, 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बना लीजिए सर, इस तरीके के सवाल में आपको लिखकर जरूर देगा कि 0 है, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में 0 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको 0 कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो एनर्जी वो सारी किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। लेकिन आप उस रेशियो से बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। हर जगह पर वो वैल्यू ऐड होनी चाहिए। जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही निकाल रहे हो ना यार। अरे तुम जो यहाँ ये निकाल रहे हो टोटल निकाल रहे हो क्या ना, वो कैसा वाला है, काइनेटिक एनर्जी वाला है सर। तो उसमें कंफ्यूजन किसी भी प्रकार से होना नहीं चाहिए, बना लीजिए। ये एक सवाल इसलिए करा रहे हैं सर क्योंकि अगर आपके दिमाग में यही टर्म नहीं रहा तो गड़बड़ा जाना है वहां। तो 23.8 आएगा सर। अगला है सर, अगला है सर, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, कैलकुलेट, ये वैल्यू नोट कर ली, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो। अब जो पढ़ाया है वो याद आना चाहिए आपको। रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन He+। डायरेक्ट बताइएगा और आंसर बताइएगा सर।
कितनी जल्दी याद होगा, बस इस पे बात है सर। रेशियो बताना है आपको। अब इसमें केवल दो ही बातें हो सकती हैं, रेशियो या तो सही आएगा या गलत आएगा। तो सर वो या तो दो ही आंसर आते हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या ये सेम एटम की कहानी है या सेम स्पेशीज की कहानी है? जेड का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमने इसको माना R1, इसके लिए N1 है, और ये हमारा क्या है, N2 है। बोलो भैया। तो इसके लिए अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो ये R1 होगा और ये R2 होगा। तो R बराबर 0.53 N स्क्वायर अपॉन Z होता है, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर होता है। ये तो याद ही कर सकते हैं। तो सर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। वैल्यू मैंने पहले ही डिनोट कर रखी है। N1 बराबर क्या है 3 और N2 क्या है 5, तो 9/25, कहानी खत्म। क्लियर है मामला? अगले सवाल में आते हैं सर। जल्दी जल्दी सर, हो गया, खत्म है। इसमें फॉर्मूला याद भी ना हो तो भी हो जाएगा। R बराबर 0.53 N स्क्वायर अपॉन Z होता है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। Z की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो स्पेशीज है, जो एटम है, वो क्या है, सेम है। बात खत्म। अगला सवाल, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो। अभी आपको करना है और आंसर बताना है। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ second orbit of hydrogen and third orbit of Li+2. Second orbit of hydrogen and third orbit of Li+2. Second orbit हाइड्रोजन के लिए, थर्ड ऑर्बिट Li+2 के लिए, इनका रेशियो पूछ रहा है तो रिस्पेक्टिव रेशियो हाइड्रोजन अपॉन लिथियम आयन होगा, है ना। आंसर 4/3 आना चाहिए सबका। आ रहा है सर? फॉर्मूला क्या लगेगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Li+2। अब सर क्या N स्क्वायर अपॉन Z पूरा रखना पड़ेगा? तो जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, NH स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये हाइड्रोजन के लिए है मामला, तो मैं हाइड्रोजन वाला ऑर्बिट रख दूंगा यहां पर। यहां मैं लिखूंगा N Li+ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Z, अपोजिट आ जाएगा। अब ऊपर Li+ और नीचे हाइड्रोजन। अरे बोलो भैया। अच्छा यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कल को हीलियम आयन ले लिया तो मर जाओगे, फिर 4 वहां पे एटॉमिक नंबर 2 रखना पड़ेगा ना। आइए सर, हाइड्रोजन का ऑर्बिट क्या दिया हुआ है, 2, 2 का स्क्वायर। लिथियम का ऑर्बिट 3 है, 3 का स्क्वायर। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अरे बोलो ना यार। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 3 से 3 1 उड़ गया, 4/3 आया सर, 4/3। बोलो भैया, आ रहा है? तो इसमें कोई समस्या नहीं है, सब सवाल आप आराम से वहां पर लगा सकते हैं सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लिखिएगा, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हटाएं, इफ द, सवाल लिख दे रहे हैं और अच्छा सवाल है सर, इफ द total energy of electron is minus 1.51 electron volt in hydrogen atom, in hydrogen atom find kinetic energy, comma potential energy, comma
ऑर्बिट रेडियस, ऑर्बिट कॉमा रेडियस, यानी जहां है उसका रेडियस, सब कुछ निकालना है, कॉमा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है ना सर, ये सवाल है सर। टोटल एनर्जी दे रखी है -1.51। चलिए सर बताओ, बुद्धि लगानी है, काम हो जाएगा। पहली बात, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, बोलो, तो एक बात तो तय है कि उस समय टोटल एनर्जी जो है वो सारी की सारी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर मैं बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई, यानी जो टोटल एनर्जी हमको दे रखी है यहाँ पे, अरे बोलो ना यार, माइनस ऑफ ई टोटल, तो माइनस 1.51, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1.51। बोलो भैया, तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, काइनेटिक एनर्जी है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे का काम आपको करना है सर, निकाल लेंगे एक सवाल में तो समस्या नहीं आएगी। अरे यार, जब इलेक्ट्रॉन जहां भी हो है वहां रिवॉल्व ही कर रहा होगा, तो अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उस समय हम उस एनर्जी को क्या मानकर चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस ही टाइम्स होगी ना। अभी पढ़े हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बोल दो या यही एनर्जी बोल दो, एक ही बात है सर। तो अगर मैं बोलूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बता दो, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बोल दो या 2 टाइम्स वो जो एनर्जी है वो, तो 2 इंटू 1.51, 3.02, 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ जाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव था तो ये अपने आप ही क्या होगा, माइनस होगा। अगला है सर, साइन कन्वेंशन देख लेना। तीसरा पॉइंट सर, हमसे पूछा गया काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया, ऑर्बिट बताओ कौन सी। अब बुद्धि लगाओगे तो काम बन जाना है। अच्छा, ऑर्बिट निकालने का तरीका अपने पास एक ही है सर, ये एनर्जी किसके बराबर होती है, पॉइंट, अरे बोलो ना यार, 0.53 इंटू, क्या लिखते थे यहां पर, सॉरी ये रेडियस है, एनर्जी लिखते थे -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसके बराबर कर दो, -1.51 -13.6, हाइड्रोजन है तो ये 1 हुआ, एन ऐसा क्या ले लें कि ये वैल्यू आ जाए, तो एन बराबर क्या लेना पड़ेगा 3। इतने बुद्धिमान हो, डिवाइड करके निकाल लोगे तो भी वो 9 आएगा, रूट लोगे तो 3 आएगा, तो ये ऑर्बिट नंबर कौन सा हुआ, 3rd। समझ में आ रहा है ना यार, ये काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया, ऑर्बिट आ गया, रेडियस, अच्छा एन पता है तो रेडियस आ गया, आर बराबर 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो सर 0.53 और एन का वैल्यू कितना रखोगे 9, अरे 3 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आ जाएगा ना, जेड तो 1 ही है, बताओ कितना आता है, 4.76 आ रहा है सर, 4.76 एंगस्ट्रॉम। ये भी हो गया सर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5वां, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो भैया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का आ रहा है 7.29 इंटू, गलत है, मीटर है ना, हाँ ठीक है, 0.7 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर है हमारा, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 0.7
इंटू 10 की पावर 6 मीटर लिखेंगे, यानी कि 7 इंटू 10 की पावर 5 मीटर लिखेंगे। बिल्कुल सही है सर। फॉर्मूला बताओ वेलोसिटी का। हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर करके निकाला होगा। हाँ, फॉर्मूला जो है वो लिखो सर, v बराबर 2.1। अच्छा, जब रिलेशन पूछे तब उसको यूज करना। कौन सा रिलेशन सही है, तो एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई करते हैं, एक बार एनर्जी बराबर करते हैं कूलम्बिक फोर्स के, वो सब काम करना है, अभी वो भी करा देंगे हम आपको, ठीक है ना। फॉर्मूला है वेलोसिटी का 2.188 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन। 8 है सर, ये सब आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपने मीटर वाला याद कर रखा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, मतलब बस ध्यान रखना यूनिट वहां पर क्या है, उठा के वैल्यूज रख दीजिए सर। तो v बराबर 2.1 ही मान लो, या 2.2 ले लेना सीधे सीधे। अरे इसको 2.2 ले लो, 10 की पावर 8, जेड कितना है 1, एन स्क्वायर, एन की जगह क्या रखोगे 3, तो यहां से ये लगभग क्या आएगा, वही 7 है, तो मैं लिख देता हूं 7 इंटू 10 की पावर 7। एक पॉइंट ले लिया ना इधर, तो बेटा ये हो गया 10 की पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर आपसे मीटर में पूछा गया है तो 7 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला सर, याद होना चाहिए। हाँ, अब मीटर हो गया, ठीक सर। पहले सेंटीमीटर था, मीटर में भी कन्वर्ट कर दे। पेपर में आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर में आ रहा है या मीटर में आ रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है सर। एक सवाल में सब कुछ इसलिए निकलवा दिया गया है कि अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे सर, ठीक है। इसके बाद शीट में अपने आ जाइए सर जरा, या एक काम करो सर, पहले वो लिख लो, लिखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, वो करा दें कि फिजिक्स में करा दिया गया है, कूलम्बिक फोर्स के बराबर करके कौन कौन से फोर्सेस को बराबर किया जाता है आपस में, किसको किसको बराबर करते हैं, कूलम्बिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, है ना, तो वो कर ले जाओगे। वहां से एक रिलेशन आता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दें तो चलेगा। आइए सर लिखिएगा, रेडियस एक्सप्रेशन, यानी रेडियस के लिए अगर हमको एक्सप्रेशन निकालना था तो जो फॉर्मूला आया है असलियत में रेडियस का, वो कहां से आया है सर, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सर। अरे बोलो ना यार। तो इस पर दो प्रकार का फोर्स लग रहा है, पढ़ाया है, डायग्राम में भी बता दिया है। क्या सर? इधर लग रहा है कूलम्बिक फोर्स, बोलो भैया। इधर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। तो पहला इक्वेशन बनेगा कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिख लीजिए, कूलम्बिक फोर्स, करा ही दे रहे हैं भैया, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे हमने उधर नहीं पढ़ा, इधर नहीं पढ़ा, बड़ी समस्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू बता, जर्नलाइज कर रहे हैं, बोलो भाई क्या लिखा जाए कूलम्बिक फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखते थे, उसको के लिख देंगे तो चल जाएगा। बोलो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दें, के। तो क्या के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है कूलम्बिक, और पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर होती है सर। तो यहां लिखेंगे के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इधर बोलो सर mv स्क्वायर अपॉन आर, बनाइए सर mv स्क्वायर अपॉन आर लिखिएगा। और हमको जरा ये बताइएगा, यहां पर वैल्यू रखिए Q1 की और Q2 की। हाँ ये तो हो ही जाएगा, इसीलिए तो लिखवा रहे हैं। एक बात बताओ, ये हमारा न्यूक्लियस है, अरे बोलो ना यार। तो जो इसका चार्ज होगा सर,
क्या मैं इसका चार्ज Ze लेकर चलूंगा? अरे बोलो ना यार, इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे वही तो इस पे चार्ज अपना रखेंगे, तो इसका मतलब इस पर जो चार्ज लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा? Ze। तो मैं Q2 को क्या मान ले रहा हूं? Ze। अच्छा, वैल्यू जब रखी जाती है तो इलेक्ट्रॉन की रखी जाती है, तो रिप्रेजेंट भी ई से किया जा रहा है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इधर बोल रहा हूं तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन ही अपना सीधा साधा, इस पे कोई समस्या है ही नहीं सर। तो यहाँ के लिए 1 रखेंगे, यहाँ के लिए Ze रखेंगे, उठा के रखिए। तो K टाइम्स Q1 की जगह रखोगे सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, किधर रखोगे? Z इंटू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। यहां से हमको वेलोसिटी बता दो कितनी है? v बराबर, या v स्क्वायर बराबर बता दो, v स्क्वायर बराबर, ये Ze स्क्वायर तो हो ही गया है। अरे ये एक रिलेशन तुम्हारा तय हो गया, K Ze स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। और यहां से याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जिसका भी न्यूक्लियस उसका एटॉमिक नंबर इनटू ई, उतने ही प्रोटॉन उसके पास होंगे, वो चार्ज होगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं कि भाई हमको ऑड लग रहा है यार, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो लिख ही सकते हो, K बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, वो वही मतलब उसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कोई एक ओवरऑल K माना गया है, जिसको 9 इंटू 10 की पावर 9 लेकर हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है मामला? अब सर V स्क्वायर का एक्सप्रेशन बताइए जरा, देखिए सबका यही आ रहा है, K Z E स्क्वायर समझ ही जाओगे, डिवाइडेड बाय M इंटू आर आ रहा है? बना लो डब्बे के अंदर इसको। अब सीधा फंडा है सर, 2 पार्ट में काम होता है। पहला काम क्या करो, पहले फोर्स बैलेंस करो। अरे बोलो भैया, पहले क्या करो? फोर्स को बैलेंस करो, यानी आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। दूसरा पॉइंट सर, अब क्या बैलेंस करेंगे? एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करना है सर। तो एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करो, क्या होगा सर? एम वी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, यहां से भी निकाल लो V, V बराबर NH अपॉन 2 पाई M इंटू आर। रिलेशन पेपर में आते हैं, इसलिए ध्यान रखना है आपको। बस अगर ये पता होगा, सुनो, पेपर में आप ये एक्सप्रेशन नहीं याद कर पाओगे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे H अपॉन 2 पाई का टर्म अगर दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है, मतलब सर हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई लिखेंगे। अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है और वहां पर हमें दिया हुआ है K दिया है, Z दिया है, E स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है हमको वहां पर फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा, कूलम्बिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपस में बैलेंस करना पड़ेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। तो ये V की वैल्यूज यहां से निकाली जाती है। अगला टर्म है सर, V की वैल्यू को उठाकर जब हम रखेंगे, यहां से V का वैल्यू उठाकर आप रखिए, तो क्या यहां से R का वैल्यू निकलने लगेगा सर? अरे यार, यहां रेडियस वाला फैक्टर भी तो है, तो आप यहां पे लिखिएगा कि पुट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 3, लिखिएगा इक्वेशन 3 से V की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में डालो। ऐसे समझो यार कहानी, इक्वेशन 3 से V का वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में डालो। R बराबर वो बताओ एग्जैक्ट अब क्या आ रहा है? 3 से उठाकर 2 में डालो। अब हम सारा फैक्टर H अपॉन 2 पाई आई सब ले आएंगे,
वी बर आर बराबर, अब तो वी गया ना, अब तो वी गया, तो वी पूछता तो बता देते। अब आर बराबर, अच्छा वी ये होता है सर, वी निकालने का तरीका डायरेक्ट बैलेंस करके निकाल लेंगे हम लोग, डिपेंड करेगा किस टर्म में हमसे वो पूछ रहा है। आगे एक बात और बताइएगा सर, अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं, सुनना, अगर उसने कहा कि एम नहीं दिया है, अब सुनिए वहां कहानी क्या होती है। अगर क्या करोगे, अब ये मैथमेटिक्स है, एम आर बराबर क्या लिखोगे, तो पेपर में इसी तरीके घुमाता है वो, दो इक्वेशन आनी चाहिए। आर की वैल्यू जो आती है सर, के जेड ई स्क्वायर, यही तो आता है सर। पाई रखो, एम रखो, के रखो, ई रखो, एन स्क्वायर अपॉन जेड। वेलोसिटी जो है सर, वो चाहिए उसमें के जेड एनर्जी एमिट करता है, चलो सर सब नहीं करना है, जो सवाल हम बोलते जाए तुम हमको बताते जाओ, कहानी खत्म हो जाएगी। आ जाओ तुम, बोहर में ही करना है सर। क्वेश्चन नंबर 28, देखो आंसर बताओ, आगे बढ़ो, बात खत्म करें जल्दी सर। क्वेश्चन नंबर 28,
फर्स्ट 3 रेडियस रेशियो ऑफ बोहर। आर बराबर एटम अगर सेम है तो क्या 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड होता था, यानी कि 0.53 भी गया और नीचे वाला जेड भी गया, यानी रेडियस का रेशियो मतलब ऑर्बिट का के स्क्वायर का रेशियो, पहला दूसरा तीसरा 1 का स्क्वायर इस टू 2 का स्क्वायर इस टू 3 का स्क्वायर, 1 4 9। बोलो भैया, ये तो तुम्हें देखना है कि सी ऑप्शन है कि डी ऑप्शन है। आंसर समझ में आया या नहीं आया सर? आइए सर, आगे है सर, इसी तरीके का ही सवाल है सर। क्वेश्चन नंबर 24, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी शेल इलेक्ट्रॉन। पी शेल समझते हो? KLMNOP लिखो कॉपी में, KLMNOP। N बराबर 1 2 3 4 5 कर जाओ। बात पकड़े या नहीं पकड़े सर? तो n बराबर 6 रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? तभी तो NH/2 से आएगा। और सुनिए, यहाँ वो √LL+1 ना लगाने लगना, कोई यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। हाँ, इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि इन सवालों में यही मामला है। इसके बाद है सर क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। बुद्धि लगाओगे तो काम कर पाओगे, वरना नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांजिशन। ठीक है, मैंने आपको बोला था EN बराबर EN बराबर EN2 माइनस EN1, या फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं। क्या इसके लिए लिखते -13.6 कॉमन कर ले, इंटू जेड स्क्वायर है तो वो भी कॉमन कर ले, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, यही तो होगा सर। अब ये बताइए, एनर्जी जो है वो क्या है? hc/λ है। h नहीं हुआ है, hc/λ। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो सर लैम्डा जब कम होगा तभी तो न्यू ज्यादा होगा। बोलो भैया, लैम्डा क्या पूछा गया है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम लैम्डा आपको कहां मिलेगा सर? किस एमिशन? इसी में यही तो गड़बड़ है सर। आपको लग रहा है वहां ज्यादा है तो ज्यादा डिफरेंस आएगा। आप ऐसे समझो कि -13.6 के बाद 3.4 हो जाता है, फिर 1.51 आने लगता है, यानी सबसे बड़ा डिफरेंस एनर्जी गैप का कहां पर है? 1 और 2 के बीच में। तो जितना ज्यादा डेल्टा E निकलेगा सर यहां से, उतना ज्यादा न्यू निकलेगा। ये सवाल सीधा इस पर है कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप आपको कहां मिल रहा है? पहले और दूसरे के बीच में। अच्छा, एमिट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 से 1 में, हायर से लोअर में। अगर एब्जॉर्ब करना होता तो क्या बोलते? लोअर से हायर में। मामला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ध्यान रखना है आपको। इसके बाद एनसीईआरटी लाए हैं सर, निकालिए जरा। ये लो बिटिया, किसका है ये? एनसीईआरटी में सीधे वो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड वाले में आ जाओ, क्योंकि वो डायरेक्ट काम हो जाना है उसमें, वहां वैल्यूज भी लिखी रहती हैं।
या देखिए सर, बना लेते हैं, है डायग्राम हमारे पास। हेडिंग डाल लीजिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा एक बात सुनिए, जितनी राम कहानी पढ़ा रहे हैं ये सब किसके लिए डिफाइंड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बार बार हम किसको लेकर चल रहे हैं? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सुनना जरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टर्म जो आया था ये आया कहां से था? अरे अभी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रहता है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, तो या तो एनर्जी को एमिट करेगा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को एमिट या एनर्जी को एब्जॉर्ब जब वो करता है तो किसके टर्म में करता है? फोटॉन्स के। फोटॉन मतलब लाइट, या तो लाइट को पी लेगा या लाइट निकाल देगा। जब जब लाइट निकालेगा दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। अब ये बताइए कि जब भी मैं स्पेक्ट्रम की बात करूंगा, सुनते जाना, तो क्या तुम हमेशा हायर से लोअर आओगे? अरे बोलो बे, तभी तो एनर्जी इवॉल्व होगी, तभी तो फोटॉन बाहर निकलेगा, तभी तो कोई लाइट वाइट आपको नजर आएगा। तो जितनी ये राम कहानी लिखी है सुनना, यहां क्या होता है सर, जब हम बोलते हैं ना कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको यहां पे याद रखना है कि इस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला है, ये न्यू बार बराबर, लिखो पहले रिडबर्ग फॉर्मूला लिख लो जरा, फिर अभी हम इसको स्पेक्ट्रम को तो बना ही रहे हैं। अगर इसको आपको डायरेक्ट यूज करना है, रिडबर्ग फॉर्मूला, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है उसको पहले निपटा लो। न्यू बार बराबर 1 अपॉन लेमडा। अच्छा एक बात सुन लो, ये कुछ नया नहीं है, वही है HC अपॉन लेमडा था या नहीं था सर? वो HC फैक्टर काट के 1 अपॉन लेमडा लिख दिया गया है। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये है, बोलो बे। अब यहां एक बात बताओ, एक ही समस्या आती है, लाइमर वामर पाश्चन रैंकेट फुंड, यही है कहानी। तो अगर हम तुमसे बात करें तो ये तुम्हारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, बना लीजिए इधर, वही जिनको एनर्जी लेवल चिल्ला रहे थे तुम। अब वो जो रेडिएशन आएगा उसके हिसाब से नाम रख दिया गया है। तो नाम क्या रखा गया है? पहले का नाम बोलो, लाइमन बामर पाश्चन, अगला लाइमन बामर पाश्चन फुंड है ब्रैकेट, उसके बाद फुंड, उसके बाद हम्फ्री। वहां तक याद रखना है, ठीक है ना? आखिरी वाला भी लिख लो क्योंकि पेपर में आता है तो गड़बड़ाता है मामला। हम्फ्री, ये है साहब। एन बराबर बोलना 1। अच्छा साइड में लिख देते हैं, देखो बेटा, इसके लिए एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, एन बराबर 5, एन बराबर 6। बना लीजिए सर। बाकी इनकी वेवलेंथ है वो सब एनसीईआरटी में लिखी, उसके चक्कर में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल में बकायदा लिखकर बोलेगा लाइमन जा रहा हूं, बामर जा रहा हूं, पाश्चन जा रहा हूं, ब्रैकेट जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? N1 क्या होगा? N1 क्या है? यहां तो कोई इनिशियल है नहीं ना, यहां तो ऊपर से नीचे आएगा। याद रखना N1 जो है वो क्या है? फाइनल आइनल नहीं, जिसमें जा रहा है, जिसमें। और N2 क्या होगा? जहां से आ रहा है। बस यही उल्टा डिफरेंस होता है, बाकी और कोई गलती नहीं होगी। लिख लीजिए N1 जिसमें जा रहा है, N2 जिससे आ रहा है। बात खत्म। उसने कहा ब्रैकेट से लाइमन जाएंगे, बोलो भैया,
सॉरी फुंड से लाई बन जाएंगे, तो साहब हम N1 क्या रखेंगे 1, N2 क्या रखेंगे 5। बात समझ में आ रही है या नहीं? उठा के वहां रख लेना है, ठीक है। और एक बात सुनिएगा, एक और कॉमन सेंस है, मैथमेटिक्स का फंडा है, क्या? ये नंबर कभी बड़ा नहीं होगा, वरना वेवलेंथ निगेटिव आने लगेगी। अबे रेशियो है, नीचे का नंबर कभी बड़ा, बात खत्म। अगर कभी तुम्हें अबे N1 N2 तो पता ही होता है ना, तो याद रखना है छोटा बड़ा, पहले क्या रखोगे छोटा उसके बाद बड़ा, तभी तो ये नंबर बड़ा होगा, तभी तो घटा के कुछ आएगा। तो मैथमेटिक्स से भी एक्सप्रेशन समझ में आता है। तो क्लियर कट आपकी समझ में आ रहा है या नहीं? तो पहली समस्या आपकी सब बच्चों की यही रहती है कि सर उसने बोल तो दिया कि सर यहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कब N1 होगा कब N2। अच्छा, इसमें कोई ये फंडा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है फिर वापस आ रहा है, वापस आने का कोई झंझट नहीं है। जब वापस आने वाली कहानी होगी तो वापस अपने उसमें चले जाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें तो एमिशन ही एमिशन होना है, इतनी बात तय है। अगर उसने कहा है अल्फा लाइन है, क्या है? आता है ना ये टर्म, पहला टर्म क्या? अल्फा लाइन। तो अल्फा लाइन का मतलब होता है सर जस्ट ऊपर वाले से आ रहा है, क्या? तो इसका मतलब N1 में अगर जाना है, N1 समझ गए ना जिसमें जा रहा है, N1 में अगर जाना है तो N2 क्या लोगे तब अल्फा लाइन होगी? N1 प्लस 1। अगर मुझसे कोई पूछे बामर सीरीज की अल्फा लाइन निकालो, क्या निकालो? अरे इसी में तो दिक्कत होती है तुमको, बामर सीरीज की अल्फा लाइन। तो बामर सीरीज की अल्फा लाइन मतलब यहां आना है, कहां से आओगे? जस्ट ऊपर से, यानी कि ये होगा N2 और ये होगा N1, बात खत्म। अगला है सर, इस पे हम लोग अपना बातचीत करते रहेंगे, इस पे कई सारे फॉर्मूले हैं, एक बार में करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा वो अगर बात की जाए तो इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइट से जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक बात ये बताओ, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? लैम्डा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी? जब ये ज्यादा होगा। अरे बोलो ना यार। और ये फ्रीक्वेंसी का जो मामला है ये कम कब होगा? वो सॉरी न्यू ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ लिखिएगा, इसके लिए लिख लीजिए। एक टर्म आएगा सर फर्स्ट लाइन ऑब्लिक स्टार्टिंग लाइन ऑब्लिक इनिशियल लाइन, मतलब लैम्डा मैक्सिमम और न्यू मिनिमम या एंड न्यू मिनिमम। लैम्डा मैक्सिमम होता है और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन। अगला पॉइंट लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, मार्जिनल लाइन। लास्ट लाइन मतलब इनफाइनाइट से लाना है, लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, मार्जिनल लाइन मींस लैम्डा मिनिमम, मींस लैम्डा मिनिमम। इस केस में हम लैम्डा को क्या मानते हैं सर? मिनिमम मानते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर? मैक्सिमम होगी। क्लियर है मामला? और सुनिएगा सर, अगर कहीं बोला जाए फर्स्ट लाइन का क्या मतलब होता है? नहीं ऐसे समझो, अब ये कहानी खत्म है। अब अगर मुझसे सुनो, मुझसे किसी ने कहा फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो इसका मतलब जस्ट ऊपर से यहां आना है। ये कौन सी लाइन? सेकेंड, ये लो। कल को इसके ऊपर से आओगे तो थर्ड, और बोला लास्ट,
लास्ट मतलब इनफाइनाइट। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं यार? या लिमिटिंग बोल दिया तो भी क्या होगा? इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही? तो ध्यान रखना है, कल हम लोग इसी की बात करेंगे। बोहर्स के जितने सवाल हैं वो सारे सवाल आप लगा सकते हैं। कल जब आइएगा तो बोहर मॉडल के सवाल लगाकर आइएगा।